हेलो नमस्कार दोस्तों सभी को जिसका इंतज़ार था। जी हाँ, आपके कक्षा 12th के फाइनली जो बोर्ड परीक्षा के जो हूबहू मॉडल पेपर है 12th के, वो आ चुके हैं और आज ही यानी 15 फरवरी को प्रकाशित किए गए हैं। मैंने टाइम टेबल जारी कर दिया, किस टाइम टेबल के अनुसार मैं वीडियो जारी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हिंदी अनिवार्य का वीडियो आपके आने वाला है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर हिंदी अनिवार्य का पेपर आ चुका है 80 नंबर का। बिल्कुल एकदम पेपर देख के आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये पेपर है ना, लगभग 1 महीने की मेहनत के द्वारा टीम ने 1 महीने की मेहनत के द्वारा सिर्फ एक पेपर बनाया है। बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, 100% है। एक क्वेश्चन भी इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो आप इस पेपर को अच्छे तरीके से 2-3 बार देख के आप, मैं कहूँगा, कंठस्थ कर लेना मेरे साथ साथ ही। हिंदी अनिवार्य का पेपर है और मैं पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। हिंदी अनिवार्य का है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। ये कुछ सामान्य निर्देश है जो कि आप आराम से पढ़ लेना। उसके बाद शुरू करते हैं। पहला ही खंड ए की बात करते हैं। सबसे पहले खंड ए में दे रखा है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले है, पहला ही प्रश्न है कि बात सीधी थी पर, ये एक आपकी कविता है और ये कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसके सामने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दे रखा है, इन दिनों, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं या आत्मजयी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कोई दूसरा नहीं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात सीधी थी पर कविता, ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ भी है। किसका जादू टूटने पर सूर्योदय होता है, एक आपके लेशन है। किस किस को इसका आंसर आता है। पहला है संध्या, प्रातः काल का, भोर का या उषा का। दोस्तों जादू किसका टूटता है, उषा का। और उषा कविता है किसकी दोस्तों, लेखक का नाम क्या है, शमशेर सिंह, है ना। शमशेर सिंह है ना, बिल्कुल। जी हाँ, फिराक की रुबाई में हिंदी का रूप दिखता है। जो बिल्कुल दोस्तों इस बार थोड़ा लेवल अच्छा रहने वाला है पेपर का। तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि फिराक की जो रुबाइयाँ हैं उसमें उनका हिंदी का जो रूप है वो कैसा दिखता है। तो हिंदी का रूप दोस्तों घरेलू दिखता है। कैसा दिखता है, बिल्कुल जी हाँ, घरेलू रूप दिखता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार लगा लेना। बार बार कह रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है। सारे के सारे पेपर, सभी सब्जेक्ट के पेपर आने वाले हैं। कल शाम तक सारे सब्जेक्ट के पेपर आ जाएंगे, टाइम टेबल के अनुसार ही पेपर आएंगे। बाजार दर्शन जो पाठ है दोस्तों, वो जो विद्या है वो कैसी विद्या है, तो संस्मरण है, रेखा चित्र है या निबंध है या उपन्यास, तो वो एक निबंध है। आगे है, कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार कौन करता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कालजयी अवधूत की जो है अवधारणा के अनुसार जो है अपनी अजेयता का प्रचार कौन कर रहा है, तो वो आपके दोस्तों कौन कर रहा है, शिरीष कर रहा है। शिरीष के जो फूल है ना वो कर रहे हैं। कुटज नहीं है, कुटज जो आपके हिंदी साहित्य में है, किसमें, हिंदी साहित्य में। लेखक कौन है इसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके, ठीक है। अगला है, भक्ति ने महादेवी को कैसा बना दिया था। एक भक्ति ने आपका लेशन है, वो महादेवी वर्मा के साथ रहती थी। तो महादेवी वर्मा को उन्होंने कैसा बना दिया था दोस्तों, शहरी, देहाती, असभ्य या परित्यागी। तो उन्होंने कैसा बना दिया था, तो उन्होंने बना दिया था उनको देहाती। कैसा बना दिया था, देहाती बना दिया था। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं अपने। आगे देखिए, भाषा की मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के जो वर्तनी चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मौखिक ध्वनियाँ हैं, ध्यान से सकना। मौखिक ध्वनियों के चिन्ह होते हैं वो वाणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाणी। चाहे लेख हो गया, लिपि हो गई, लिखित भाषा, ये किसके हो गए, लिखित के हो गए, लिखित के हो गए, ठीक है। डीड, ये क्वेश्चन काफ़ी, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डीड का जो शब्द का सही पारिभाषिक शब्द हिंदी में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदानुव्रत, विलेख, स्वरंग। तो डीड शब्द का इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विलेख होगा। यानी इसे क्या होता है कि एक किसी की निजी संपत्ति पर जो डीड लगा होता है उसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपके क्वेश्चन है, निम्न में से एक रेखीय, यानी इसको इंग्लिश में लीनियर कहते हैं, माध्यम कौन सा है। यानी जिसमें देखिए, टेलीविजन में हम सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंटरनेट पे भी तीनों कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। लेकिन रेडियो पर एक रेखीय है, यानी ये द्विरेखीय हो गया और ये सारे काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। इसका आंसर आपकी हो जाएगा रेडियो, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी खबर को पूर्णता सहित पेश करना क्या कहलाता है, एंकर बाइट, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल या फिर एंकर पैकेज। तो किसी भी खबर को पूर्णता सहित पेश करना क्या कहलाता है, एंकर विजुअल कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए,
यशोधर बाबू किन के मानस पुत्र कहलाते हैं? तो इसमें आपका आंसर आई थिंक बी होगा, लेकिन आंसर गलत है, क्योंकि वो मानस पुत्र किशनदा के कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, जो आंसर प्रॉपर दे रखा है वही होगा, वरना इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है तो आपको ऑप्शन डी पे टिक करना है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था किशनदा, ना कि कृष्णानंद के। ठीक है, तो आंसर इसमें डी होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो अतीत में दबे पांव पाठ है आपके विधान का, उस पाठ के लेखक कौन है ये पूछ रहे हैं। तो मनोहर जोशी, आनंद यादव, या ओम थानावी, या फिर जॉन मार्शल। तो अतीत में दबे पांव जो पाठ है उसके लेखक कौन है? ओम थानावी है। कौन है? ओम थानावी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी। इस पाठ से कई बार क्वेश्चन आया नहीं है, तो इस बार आने की पूरी संभावना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की आप लोगों को पूर्ति करनी है, ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से ध्यान रखने। पहला, स्थायी भाषा का अन्य नाम क्या है? जो आपकी स्थायी भाषा होती है उसको अन्य नाम क्या है? उसका अन्य नाम होती है स्थानीय भाषा। ठीक है, स्थानीय भाषा भी इसको कहते हैं। ठीक है, और अगला है पर्यवेक्षक शब्द, जो ये इंपॉर्टेंट है। पर्यवेक्षक शब्द का अंग्रेजी नाम क्या होता है? बहुत बार आप लोग बोलते हैं, उसका नाम होता है सुपरवाइजर। क्या होता है? यहाँ पे मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लिख के। इसका असली सही से नाम क्या होगा? इसका नाम, इसका सही से नाम ये होगा। ठीक है, SUPER, सुपरवाइजर। नाम क्या हो जाएगा? सुपरवाइजर नाम आपके हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सुपर स्पेलिंग में गलत होगा तो आपके नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आपने सुपरवाइजर लिख दिया है तो आपको नंबर आपके मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो देखिए, ऊंट होना मतलब क्या है? वो एक लक्षण है, यानी वो बहुत बड़ा हो गया होगा ऐसा कुछ, या लंबा हो गया होगा, तो उसको कहते हैं ऊंट। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? जहाँ पे लक्षण हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा? लक्षणा शब्द शक्ति आ जाएगी। जहाँ व्यंजना शब्द पर आश्रित हो उसे शब्दा व्यंजना कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दा व्यंजना कहते हैं। व्यंजना के भी दो भाग होते हैं, उसके शब्द के भी। बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सूंड में व्याल, काली ईक समझकर उठा लियो तत्काल। और इसमें कौन सा अलंकार है? आई थिंक मुझे इसका आंसर मिला नहीं, बाकी मानवीकरण होना चाहिए। और ये प्रतापगढ़ शिक्षा समिति के द्वारा पेपर जारी किया गया है, जो कि 1 महीने की मेहनत के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ सभी के साथ शेयर जरूर करना, जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा, मेरी गारंटी है। फुल आपको जो है इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों श्लेष अलंकार कहते हैं। मैंने पूरा समझाया है, आप 2-3 पार्ट में देख लेना चाहिए, मैं पूरा इसको समझाऊंगा। श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आपके अलंकार तो हो गए, अब आपके अपठित गद्यांश है, जो कि 6 नंबर का आपके रहने वाला है। और एक ही आएगा, इसमें 6 क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, तो इस आपको ध्यानपूर्वक सबसे पहले पढ़ लेना है। तो ये मैं आपको एक बार यहाँ पे वीडियो को थोड़ा आप पॉज करके पढ़ लेना, मैं इससे आगे चलता हूँ। यहाँ से इसको रोक के पढ़ लेना, फिर इससे आगे आप इसको रोक के भी अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पहले से पढ़ लिया, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी में आंसर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना कैसी उपासना है और क्यों? मैं बताऊंगा कि आंसर कहाँ पे भी दे रखा है, ये भी आपको मैं बता दूंगा। तो मुक्ति के लिए आपको ट्राई करें कि आप वीडियो को पॉज करके पहले पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। अगर आपका राइट हो रहा है तो आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना कैसी उपासना कहलाता है? तो वो अधम उपासना कहलाती है। कैसे कहलाती है और क्वेश्चन कहाँ से उठा है, मैं पूरा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली लाइन में दे रखा है कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना अधम उपासना कहलाता है। क्या कहलाता है? अधम जो उपासना है वो अधम उपासना में गिना जाता है। देखिए, ठीक है, अब है क्यों गिना जाता है? क्योंकि हम भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते रहते हैं, ये कोई प्रेम की भाषा नहीं है, इसलिए भगवान कोई प्रेम कोई पुरस्कार नहीं है। प्रेम तो क्या है? एक आतुरता है। ठीक है, फिर अगर देखिए प्रेम की वास्तविक प्रेम को अगर देखिए प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने के समान है। ये जो है किसका कहा हुआ है और ये क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये देखिए प्रेम, ये इन्होंने क्या है कि प्रेम करना नंगी तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि स्वार्थ के लिए, दिखाने के लिए तो सभी प्रेम करते हैं, परंतु उसे निभाते जो है वो कोई नहीं है। वो सब पाना चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं। फिर अगला है प्रेम को कलंकित कौन करते हैं? ये अगला क्वेश्चन यही है, प्रेम को कलंकित कौन करते हैं? तो प्रेम को कलंकित वो लोग करते हैं जो स्वार्थ या दिखावे के लिए प्रेम करते हैं, परंतु उसे निभाते नहीं हैं। वो सिर्फ पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। वे वस्तुतः प्रेम को क्या कर रहे हैं? कलंकित कर रहे हैं।
अगला है प्रेम की वास्तविक स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखा के लिखने हैं, जैसे कि प्रेम में क्या होता है, प्रेम कोई पुरस्कार नहीं है, प्रेम में आतुरता नहीं होती है, प्रेम सर्वथा होता है, और भक्त इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, ना कि, ठीक है, और वो उसको देखकर मुग्ध होता है, उससे उससे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। मांगना है वो प्रेम का क्या है, अपमान है, और पाना क्या है, एक प्रेम को कलंकित करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होने पर हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं, तो उस दृश्य से हम किसी फल की जो है याचना नहीं करते हैं, न वह दृश्य हमसे कुछ चाहता है, तो वह दृश्य में बड़ा आनंद देता है, हमारे मन को पुलकित करता है, शांत देता है, साधारण सांसारिकता से ऊपर उठ जाते हैं हम लोग, और एक स्वर्गीय आनंद से सरावर हो जाते हैं। इसलिए प्रेम में कुछ मांगना क्या है, अपमान करना कहलाता है। अब आता है इस जो गंध्यास है, इसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका उचित शीर्षक होगा प्रेम की सही परिभाषा। क्या होगा, प्रेम की सही परिभाषा, या वास्तविक मायने में प्रेम। क्या होगा, वास्तविक मायने में प्रेम। मायने ऐसे लिखते हैं, मायने में प्रेम, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन आपको देखिए, इस हिंदुस्तान की माटी की महिमा अपरंपार है, गो गंगा गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है, परम पूज्य व पाप हारिणी गो गंगा और गीता है, तरण तारिणी मोक्षदायिनी तीनों परम पुनीता है, रोम रोम में देव रमे हो ऐसी पवित्र गो माता है, चार धाम का पुण्य भी गो सेवा से मिल जाता है, जो जन इसकी सेवा करते भव सागर तर जाते हैं, वेद पुराण उपनिषद भी इसकी महिमा बतलाते हैं, सकल पदार्थ दूध दही घी औषधि गुणकारक है, स्वस्थ प्रदायक मंगलकारक समूल रोग निवारक है, भगवान कृष्ण ग्वालों के संग खुद भी गायें चराते थे, बछड़ों के संग क्रीड़ा करते, दूध दही घी खाते थे, प्रेम पास में बंदी गायें कान्हा को देख रंभाती थी, मोहक बंसी ध्वनि सुनकर आप लौट आ जाती थी, गो सेवा का पुण्य प्रताप ऋषि मुनियों ने भी गाया है, गो माता के आगे खुद भगवान ने शीश नवाया है, इस मात के जीवन में अब गहरा संकट आया है, त्राही त्राही कर मात पुकारे कैसा कलयुग आया है, ये अपने ही पुत्रों के आगे दर दर आज भटकती है, पेट पालने को गो माता ऋण को आज तरसती है, कुछ अधम नीच निशाचर है हमको आज लटा रहे, सठ कामी पापी पिशाच गया को आज कटा रहे, घनघोर पिशाच प्रवृत्ति अब यहाँ दिखाई पड़ती है, झुंड झुंड में गायें आज आरों से कटाई जाती है। तो ये क्या है, इस भारत भूमि की महिमा जो है, पहला क्वेश्चन आ गया, भारत भूमि की महिमा अपरंपार क्यों है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि भारत भूमि की अपरंपार क्योंकि यहाँ पे गो गंगा गीता से निर्मित इसका श्यामल सार है, यानी गंगा से निर्मित इसका क्या है, श्यामल यानी सार है, और परम पूज्य पाप हारिणी गो गंगा और गीता ही है, इसलिए ये अपरंपार है। फिर आपके अगला क्वेश्चन यही है कि भाई गौ माता की महिमा के उत्थान में ऋषि मुनि और भगवान का क्या क्या योगदान है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रेम गौ सेवा का पुण्य प्रताप ऋषि मुनियों ने भी गाया है, गौ माता के आगे खुद भगवान ने भी शीश नवाया है, इस मात के जीवन में क्या आ गया है, गहरा संकट आ गया है। कवि ने आज के युग को पापी क्यों कहा है, क्योंकि आज के युग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गाय को रोटी नहीं देते हैं, और उसको अधम है, निशाचर है, और वो आज गायों को मतलब पिशाच प्रवृत्ति के हो गए, और वो गायों को आज काट रहे हैं, आरों से गायों को झुंड में काटा जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है, ये कवि ने कहा है। कौन से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं, जो इस गौ माता की सेवा करते हैं, ठीक है, और जो क्या करते हैं, गुणगारक है, और कौन भवसागर पार कर जाते हैं, तो चार धाम का पुण्य भी गौ सेवा से मिल जाता है, यानी जो गौ सेवा करते हैं, वो जो जन इसकी सेवा करते हैं वो भवसागर से तर जाते हैं। और प्रस्तुत पंध्यास का उपयुक्त शीर्षक क्या है, गाय गौ माता की महिमा, गायन लिखोगे गौ माता की महिमा लिखोगे, किन कारण से गौ माता पवित्र है। तो पवित्र किस कारण से यहाँ पे बताया गया है, पवित्र किस कारण से है, यहाँ पे स्पष्ट लिख बताया गया है। यहाँ पे पवित्र गायें क्यों पवित्र है, तो रोम रोम में देव बसे हो, किसके लिए, कि परम पूज्य पाप हारिणी गो गंगा और गीता है, तरण तारिणी मोक्षदायिनी तीनों परम पुनीता है, रोम रोम में देव बसे हैं, यानी गाय में कहते हैं 36 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, और ऐसी पवित्र है गौ माता। ठीक है, आगे चलिए खंड ब में देखिए, रेडियो समाचार लेखन के जो प्रमुख जो बुनियादी बातें हैं वो आप लोगों को अब जो है लिखनी है। ठीक है, कुछ पुरानी जो बुनियादी बातें हैं वो आप लोगों को भी लिखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं अब आपको बोल कर बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। अभी प्रश्न 5, रेडियो समाचार लेखन के प्रमुख बुनियादी बातें लिखिए।
तो रेडियो समाचार लेखन में दो बुनियादी बातों को तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। एक तो है समाचार इसमें साफ सुथरे लिखने चाहिए और टाइप कॉपी में होने चाहिए, और इसकी जो डेडलाइन होती है, संदर्भ होते हैं और जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं वो स्पष्ट रूप से क्या होने चाहिए, अंकित होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपकी दो विशेषताएं हो गई कुल मिला के। और जो है उच्चारण का खास करके ध्यान रखा जाना चाहिए। पतंग कविता में पतंग के बहाने जो है अ, किन उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, ये आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पतंग कविता है किसकी, तो आलोक धनवा की है। किसकी है, आलोक जो है आपके धनवा की पतंग कविता है। और उन्होंने क्या किया है, इस कविता के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है और बाल सुलभ इच्छाओं और बालकों की जो उमंग है ना, उनका सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। पहलवान की ढोलक किस प्रकार अपनी आवाज से मृत गांव में संजीवनी भरती थी। प्रश्न संख्या 7। तो महामारी की जब त्रासदी हुई थी, उसे जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की क्या देती थी, प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े बच्चों व जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का वो दृश्य जो पहलवान लड़ते थे, वो दृश्य जो है उपशिष्ट कर देती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नानुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की ताकत तो नहीं थी, पर सुनकर मरते हुए प्राणियों की अपनी आंखों में मूंदते हुए समय कोई तकलीफ भी उनको नहीं होती थी। यानी कुल मिलाकर उनमें जोश आ जाता था और ढोलक की आवाज से गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की क्या मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। इसलिए उसको संजीवनी कहा गया, यानी उसमें जीवनी भरती थी। अगला है, सिल्वर वेडिंग वाले दिन यशोधर पंत को क्वार्टर पहुंचने पर धोखा क्यों हुआ। तो उन्हें लगा कि अपना ही घर जो है अपने घर जैसा नहीं लगा, शायद उन्हें लगा किसी दूसरे घर पर हम आ गए होंगे, ऐसा उन्हें लगा। क्योंकि वहाँ पर इतना तामझाम था, इतने लोग थे, इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इसलिए उनको ऐसा लगा था। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर वेडिंग का। और वो जो है सम हाउ इम्प्रॉपर उनको कुछ कुछ लग रहा था। इस वर्ड को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखने के भी काम आएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो के ग्रिड प्लान पर आप लोगों को क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो मोहनजोदड़ो का जो ग्रिड प्लान है उस पर आप लोगों को क्या कर लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो मोहनजोदड़ो ग्रिड प्लान कैसा था, तो देखिए, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिन्यास शतरंज, जिसे शतरंज पट भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, शतरंज पट कहते हैं। क्या कहते हैं, शतरंज पट, पट कहते हैं, यानी उसे ग्रिड प्लानिंग कहते हैं। इसमें होता है कैसे, मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिणी, कैसी, उत्तर साइड और दक्षिणी साइड में हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। इस प्रकार चारों सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन होते थे और अन्य प्रकार के निर्माण किए गए थे, और सड़कें कुल मिलाकर 90 डिग्री के जो कोण है उस पर होती थी। आगे देखिए, आगे चलते सैप है, जिसमें आपके कुल मिलाकर 60 से 80 शब्दों में इनका आपको उत्तर देना है, और ये भी आपको ऑप्शन टाइप में मिलेंगे। और 14 और 15 में क्या है, अधिकतम 100 अंक दे रखे हैं। तो ये 3 नंबर का पहला प्रश्न है, जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना जो है संभव नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आत्म परिचय कविता के आधार पर आप लोगों को बताना है। तो जैसे कि उसमें क्या करते हैं, आत्म परिचय कविता है किसकी, देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है आत्म परिचय। उसमें वो कहते हैं, जगत से पूरी तरह से कट कर रहना संभव नहीं है। यानी वो क्या करते हैं, पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देते हैं कि दुनिया से मेरा संबंध क्या है, बस प्रीति कलह का है मेरा जीवन, विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास भास मूलक सामंजस्य, साथ साथ वह बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उधर आई थी। वो कहते दुनिया का मैं तलबगार हूँ। तो इस कुछ वो स्नेह की परवाह नहीं करते हैं। वो कहते हैं आदमी को दुनिया से कटना बहुत असंभव है, यानी निरपेक्ष रहना तो संभव ही नहीं है। अगर दुनिया में आए हो तो दुनिया में रहना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके जो है लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग जो है ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। यानी राम कैसे रो रहे हैं अपने भाई के, यानी राम को एक मानव की तरह दिखा दिया है कि राम भी अपने भाई की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस बात को आप अपने शब्दों में लिखना, बस बहुत अच्छी तरीके से लिख दोगे। क्वेश्चन जो अगला है वो बताने वाला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर है ना, उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श समाज के तत्वों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को समझाइए। यानी आज उनका क्या महत्व है वो समझाना है, ना कि उन्होंने क्या कुछ दिया था। तो डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज क्या था, स्वतंत्रता, 3 चीज़ें थी, कौन कौन सी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो थी स्वतंत्रता, ठीक है भाई,
एक आपकी थी कौन सी स्वतंत्रता हो गई एक तो आपके, और एक आपकी थी समता यानी समानता हो गई, समता हो गई। एक था भ्रातृत्व, क्या था भ्रातृत्व यानी आपके बंधुता, एक ही बात हो गई, भाईचारे पर आधारित थी। और उनके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसा मापदंड तथा उनकी रुचि के अनुसार कार्य की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। उनके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का तो नामो निशान ही नहीं है। इस समाज में करनी पर बल दिया जाता है, कथनी पर नहीं। करनी और कथनी क्या होती है? कथनी यानी कुछ कहते ही कहते रहना, करनी यानी करके दिखाना। और मेरी एक बात सुनना, ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी इस समाज पूरी तरह से ऐसा समाज स्थापित नहीं हो पाया है, और इस समाज को कहीं न कहीं प्रतिपादित करने की अवस्था आज भी है, और आज भी ये विचार प्रासंगिक है। क्योंकि जातिवाद देश में आज भी बहुत ज़्यादा है। हालाँकि संविधान ने जातिवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप कह सकते हैं करनी और कथनी में यहाँ पर बहुत अंतर है। भक्तिन पाठ का मूल भाव है वो अपने शब्दों में लिखिए। तो भक्तिन महादेवी जी का एक प्रसिद्ध है, क्या है? महादेवी जी की एक प्रसिद्ध है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये भक्तिन, ठीक है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और क्या है ये? इसमें क्या किया है, जो समर्ति की रेखाएँ जो है उससे संकलित लिया गया है। समर्ति की रेखाएँ महादेवी का एक है, समर्ति की रेखाएँ उससे ये लिया गया है। और आगे आप देखिए कि लेखिका ने अपने सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है। इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित होते गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। आगे देखिए, इस मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुन लेना एक बार में, याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है ये। ठीक है। और अगला है, जूझ पाठ में लेखक की जो है पारिवारिक स्थिति में पता है कि इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं होने के बावजूद भी लेखक संघर्ष करके साहित्य संगीत में निपुण होता है। कथन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करते हुए हम लोगों को तर्क देने, भाई इस उपन्यास के माध्यम से लेखक इस संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्षों से जूझते रहना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती है और जाती है, मतलब उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, बस उसने आत्मविश्वास रखा, उसने संघर्ष किया, और जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष करना तो क्या है, मानव की नियति है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में जीवन भर संघर्ष करता है। यदि संघर्ष नहीं किया तो मानव जीवन एकाकी एवं नीरस बन जाएगा। इन संघर्षों से जूझ कर व्यक्ति सफलता की ऊंचे शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक का जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा, और आज भी ये विचार जो है प्रासंगिक है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी, हर एक जो है किसी फील्ड में आदमी हो, उसको आज भी इन चीज़ों में संघर्ष करके, चाहे पारिवारिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ ना हो, फिर भी वो अच्छा कुछ जीवन में कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समृद्ध होने के बावजूद जो है उसमें भव्यता का आडंबर रहित थी, यानी वो समृद्ध थी, यानी बहुत उसके पास मतलब समृद्ध थी, पैसा था, हो सकता है, लेकिन उसमें भव्यता का जो है आडंबर नहीं था। आडंबर से क्या थी? रहित थी, यानी साधन संपन्न थी। इसके परमाणु मंदिरों के चारों ओर बिखरे हुए हैं। शहर का व्यवस्थित रूप है, चारों ओर मकान की सुविधा संपन्न बनावट, पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था, सड़कों का आकार तथा बनावट, विशाल स्नानागार, कुओं की व्यवस्था, तांबे का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग, कपड़ों पर रंगाई, पूजा स्थल, अन्य स्थानों से व्यापार संबंध, खेती के सबूत इत्यादि बातें इसकी सभ्यता की कहानी कहे जाते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार के राजा प्रसाद दिखाई नहीं देते हैं, और किसी बड़े मंदिर का पता चले तो वहाँ पर विकसित सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, जहाँ पर सब साधन विद्यमान थे। इन्हीं सब पर दृष्टि डालने के बाद हम कह सकते हैं कि साधन संपन्न तो थी, लेकिन आडंबर से रहित थी। अब यशोधरा के व्यक्तित्व की कुछ विशेषता मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। वो है, एक तो क्या है, आपके यशोधर बाबू के जीवन की व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो एक तो है आपके प्रमुख विशेषता में लिखिए आप लोग। एक तो है, तकिया कलाम कीजिए यानी उनको बताइए। तो एक तो है यशोधर बाबू के, वो पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे, यानी यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर मनमानी करने, उच्च श्रृंखल होने और कम कपड़े पहने तथा नए नए उपकरणों को अपनाने की क्या थे? विरोधी थे। तो एक तो आप लिख लीजिए, यानी पाश्चात्य संस्कृति, पीएस शॉर्ट में पॉइंट याद रखना आप लोग सीखिए। अगला है धार्मिक प्रवृत्ति। तो यशोधर बाबू क्या थे? धार्मिक यानी रिलीजियस प्रकृति के व्यक्ति थे, रिलीजियस यानी धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। और वो अगला है कि जो है एक तरीके से विरोधी पिता, मतलब हर चीज़ में विरोध करना। एक थे पुराने रूढ़िवादी, आप उनको कह सकते हो,
यानी वो नए ढंग से ढल नहीं पा रहे थे। एक वो एकांतवादी, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके हैं, मोहनजोदड़ो में महाकुंड की विशेषताएं, वो एक ही बात हो गई, मतलब ऊपर वाला कर लिया, तो ये आप आराम से कर लेना। फीचर लेखन और समाचार लेखन में प्रमुख अंतर क्या क्या है, तो ये ध्यान रखना, फीचर समाचारों से भिन्न होता है। फीचर में क्या अंतर होता है, समाचार में क्या अंतर होता है, ये चीज़ आप देख लेना। फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। फीचर क्या होता है, समाचारों से क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि समाचार में तो क्या होता है, शब्दों की मर्यादा होती है और समाचार ज्यों का त्यों प्रस्तुत जो है किया जाता है, जबकि फीचर में इसको लिखने वाला जो है लेखक अपनी राय और दृष्टिकोण के हिसाब से जो है इसको लिखता है। इसमें वह अपने विचार और भावनाएं भी प्रस्तुत करता है, यानी विचार और भावना इसमें है कि ये तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर एक आलेख लिखिए। हालांकि मैंने ऊपर वाला करा दिया, बट ये कराना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा क्या हो रही है, महंगी हो रही है, ठीक है। अब इसमें कोचिंग्स वाले सारे आ जाएंगे, कोचिंग वाले जितने भी हो गए सब आ जाएंगे। तो इससे क्या हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साधन संपन्न लोगों तक ये सीमित रह जाएगी अगर शिक्षा महंगी हो गई तो, और वह आबादी जो आज भी रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, वह शिक्षा प्राप्त करने से दूर हो जाएगी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है और इसमें सभी लोगों को फिर शिक्षा का अधिकार है, तो सभी लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज तो इसका व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखिए, तो मैं आपको कुंवर नारायण परिचय का कवि परिचय बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाला इस ईयर, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, कुंवर नारायण का कवि परिचय आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुंवर नारायण एक हिंदी के साहित्यकार है भाई, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इसको। एक तो हिंदी के साहित्यकार कौन है, कुंवर नारायण है, ये तो सिंपल सी लाइन है। नई कविता आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, नई कविता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है, सशक्त हस्ताक्षर कौन है, कुंवर नारायण है वो। अज्ञे, और ये एक इम्पोर्टेंट रखना, ये अज्ञे द्वारा जो संपादित है ना कविता, संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में थे। अज्ञे ने सप्तक निकाले थे, उनमें तीसरा सप्तक के कवि थे, ठीक है। और आपके क्या है, और 2009 में उन्हें, 2009 में क्या हुआ था, कुंवर नारायण को 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए, 2005 के लिए उनको क्या क्या साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ज्ञानपीठ, कौन सा, ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। और उनकी मृत्यु जो है, जन्म की तारीख क्या थी, 19 सितंबर जो है 2000, 19 सितंबर थी उनकी, 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद में, ठीक है। मृत्यु उनकी हुई थी, मृत्यु उनकी हो गई थी आपके 15 नवंबर को हो गई थी, और 2017 में और दिल्ली में हो गई थी, ठीक है, ठीक है। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ दिखती है तो बता देता हूँ आपको। और तो क्या है, वो बस पद्म भूषण उनको मिल चुका है, और उनका आधुनिक काल के कवि है, गद्य पद्य में दोनों लिखे। उनकी कुछ रचनाएं लिख लेते हैं, रचनाएं उनकी प्रमुख कृतियां हैं और कविता संग्रह, एक तो चक्रव्यूह हो गया, तीसरा सप्तक हो गया, परिवेश हम तुम हो गए, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, हास्य के बहाने, कविता के बहाने, और आत्मजयी, वाद वस्त्रा के बहाने, और आकारों के आसपास। ये कुछ कहानी संग्रह सब कुछ है जो आप एनसीईआरटी से भी याद कर लेना, प्रॉपर थोड़े बहुत याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अब पंध्यास की सह प्रश्न करनी, क्या आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुलाएंगे। सबसे पहले लिखना है प्रसंग में कि ये किससे ली गई है, तो ये जो है आपके कैमरे में बद अपाहिज कविता से ली गई है, और ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता कौन है, रघुवीर शाह। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का क्या किया है, चित्रण किया है। सबसे पहले किया किसका है, संवेदनहीनता, और किसकी संवेदनहीनता, तो मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। रघुवीर शाह की कविता है भाई ये, कैमरा बंद अपाहिज कविता, मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है ये आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये आपके लिए हो गए, ठीक है, सारे मैंने आपके कर दिए। तो उसके होठों ये आप कर लेना इसका आगे, अंगना अंग से लिपटे भी आंतक अंगर कांप रहे धरनी वज्र गरज, यानी एक कर लिया बहुत है। और कृषक अधीर बुला रही है विप्लव, यानी ये बादल की राग जो पाठ है ना, बादल की राग पाठ का नाम क्या है, बादल की राग,
शायद यही है, आप देख लेना, बादल राग है सॉरी, वो आप देख लेना, और ये भी इम्पोर्टेंट ही पार्ट है। मैं सोचता हूँ कि ये आप गंध्यास देखिए, मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप से क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। इस गंध्यास की से प्रसंग व्याख्या करनी है बस आपको, व्याख्या में आपको प्रसंग भी लिखना है कि ये किससे लिया गया है, तो ये भी आपकी लिया गया है शिरीष, जो शिरीष के फूल पाठ है उससे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके क्या है, लेखक है। इसको आपको लिख देना अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। और लेकिन इस बार मैंने साफ इनका कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। और ये है किसका, तो ये है आपके काले मेघा पानी दे, क्या, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, उस पाठ में से लिया गया है। और इसका लेखक है धर्मवीर भारती, है ना, धर्मवीर भारती ही इसके शायद तक लेखक है। और ये आपके हो गया। अब देखिए उसमें आप लिख देना बाकी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से मान, ये आप याद कर लेना, 100% यही आएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शासन सचिव राजस्थान जयपुर को सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं की सुझाव हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। ये आप अच्छे तरीके से लिख लेना, मैं इसकी इसका एक प्रारूप और ये पत्र लिख के टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। राजस्थान राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जिला पर्यटन केंद्र खोलने के संबंध में उप सचिव पर्यटन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी करनी है। ये भी मैं फॉर्मेट आपको दे दूंगा, बाकी अब लिखना, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप लिखने की पूरी कोशिश करना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये भी आपकी हो जाएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। शब्द सीमा लगभग 300 शब्द है। नए भारत की आशा यानी युवा वर्ग, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, मातृभाषा और उसका महत्व, बेरोजगारी समस्या और समाधान। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सारगर्भित निबंध। आपको कौन सी है, 1 नंबर निबंध है वो। आप इसके आगे क्या लगा लेना, इसके आगे आप लोग मोस्ट लगा लेना। क्या लगा देना आप इसके आगे, मोस्ट लगा देना। मोस्ट जो है कौन सा, इसमें से मोस्ट आपके ये रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लगा मुझे तो बताओगे जरूर। और मैं शाम को वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बहुत इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगी पूरी पीडीएफ दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, एक वीडियो को लाइक प्लीज़ जरूर कर देना, मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।